सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के साथ, जो कराची का एयरपोर्ट है, उसके साथ एक बहुत ही मसरूफ़ शारा है जिना एवेन्यू। वहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही हैं। एयरपोर्ट के साथ जब ये बिल्डिंग्स बन रही हैं तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इनको इजाज़त कैसे मिली, इजाज़त ठीक है, इजाज़त ठीक नहीं है, सिविल एविएशन के माहिरीन क्या कहते हैं, दुनिया भर में क्या हो रहा है, इस मौजू पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, बजट आ रहा है, 11 जून को पेश होगा। 8,400 अरब रुपए का बजट बताया जा रहा है। इस बजट में आम आदमी के लिए क्या होगा? कहा जाता है कि हमेशा एक त्यौहार की तरह बजट आता है, एक रस्म होती है, आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। मेरे साथ इस वक्त अकील करीम बेडी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई, बहुत बड़ा बजट आ रहा है, 8,400 अरब रुपए का, और पीटीआई का तीसरा बजट है। पिछले दो बजट बहुत ज़्यादा दबाव में थे। कहा जा रहा है कि मईशत बेहतरी की तरफ है, उसकी डायरेक्शन अच्छी है और इस बजट से सबको फ़ायदा होगा। आप क्या कहते हैं, सबको फ़ायदा होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, गवर्नमेंट काम किसी पे कर रही है कि बजट की वजह से किसी के ऊपर प्रेशर ना आए, कोई नए टैक्स ना लगाए जाएं, लोगों की सैलरीज वगैरह इंक्रीज हो, और इसके साथ साथ कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि मुल्क में ज़्यादा महंगाई ना हो। छोटी गाड़ियों को टैक्स बेनिफिट देने की बात हो रही है, इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर को बेनिफिट देने की बात हो रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं इनको टेक्सटाइल सेक्टर और बाकी सारे सेक्टर के हवाले से वो कहते हैं कि कोई ऐसा डिसीजन ना हो कि ये फर्दर इफेक्ट हो, आपके मुल्क में बेहतरी आए। क्योंकि पिछले दो बजट भी जो दिए गए थे, और आपको पता है कि 1.5 साल तो आपका कोविड की वजह से निकल गया है। सही है। और गवर्नमेंट अपनी तरफ से हद तक इम्कान कोशिश कर रही है कि ज़्यादा प्रेशर लोगों पे ना आए। और जाहिर बात है कि IMF के प्रोग्राम में भी आप बैठे हुए हैं, और IMF जाहिर बात है वो आपको पैसा भी दे रहा है, लोन दे के वो अपनी भी सिक्योरिटी चाहता होगा। उनकी रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी गवर्नमेंट हद तक इम्कान कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से किस बोझ ना पड़े। तो मैं समझता हूँ जो सोच है और जिस तरीके से शौकत तरीन साहब ने मुख्तलिफ मौके पे बातें की हैं, वो चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि ये बजट पिछले बजट से भी बेहतर बजट होगा, और स्पेशली गरीब आवाम का बहुत ख्याल किया जाएगा। या गरीब आवाम की बात कर रहे हैं अकील भाई, गरीब आवाम को कैसे एड्रेस करेगा ये बजट? क्या तरीक़ेकार होगा कि गरीब आवाम के ऊपर बेहतरी होगी? कुछ पॉइंट्स बताएं। देखें, आपके मुल्क में थोड़ी बहुत महंगाई ज़रूर हुई है, और उस महंगाई को आप सब्सिडी दे के ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ। उस महंगाई को आप तनख्वाहें बढ़ा के कम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अब उसी तरह सोच रही है। अगर आप कोई सब्सिडी देते हैं तो उसका बेनिफिशरी शायद गरीब आवाम ना हो, लेकिन अगर आप उनकी सैलरीज इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेट वो उस बोझ को कम होने में उन्हें मदद मिलती है। तो ये गवर्नमेंट की सोच है। तो तनख्वाहें कैसे बढ़ाएंगे? सरकारी मुलाजमिन की बढ़ा लेंगे, उनको अलाउंस दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर को कैसे पाबंद करेंगे? कैसे लोगों की 50-50, 80-80, 60-60% तनख्वाहें कम हुई हैं, वो तनख्वाहें कैसे गवर्नमेंट पाबंद करेगी? मल्टीनेशनल कंपनीज को पाबंद करेगी, मीडिया हाउसेस को पैसे बढ़ाओ? मैं आपको बताता हूँ, आप जो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिकेशन होती है कि लोएस्ट सैलरी इतनी होगी जी। तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती, वो प्राइवेट सेक्टर पे भी अप्लाई होती है, और पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होती है लोएस्ट सैलरी। ठीक है। और इसके बाद अगर बाकी आप बात कर रहे हैं कि हाँ कुछ एरियाज हैं जहाँ लोगों की तनख्वाहें कम हुई हैं जी, उसमें सर-ए-फ़हरिस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और आपका टूरिज्म है। इन इलाकों में मैं समझता हूँ कि तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, कम भी है, लेकिन बाकी जगहों पे तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके हवाले से मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान में रूरल एरिया में बड़ी खुशहाली आई हुई है, इसके साथ साथ टेक्सटाइल है आपका। बिल्कुल ठीक है। अकील भाई, एक चीज़ बताएं, आप इलेक्शन ये हो रहे थे, आप
ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि शुरू के 2 साल बहुत मुश्किल होंगे, तीसरा साल बहुत अच्छा होगा और फिर इमरान खान सारे मसाइल पे काबू पा लेगा। आपकी बातें सही करार दी जाएं, करीब करार दी जाएं जो उस वक्त दावे थे, आपको अगला साल इमरान खान का कैसा नजर आ रहा है? देखें, 2 साल जो मैंने कहा था, एक बात याद रखना, जब कोई पेशेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में भी रखा जाता है, आईसीयू में भी रखा जाता है। उसमें अगर आप मिस हैंडल करेंगे तो उसकी डेथ भी हो सकती है, और आप अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो वापस रूम में आके घर चला जाएगा। तो हमारे पाकिस्तान के साथ यही सिचुएशन थी कि 2 साल गवर्नमेंट ने इनका इलाज किया, अब ये रूम में आने के बाद अपने अपने घरों पे जा चुके हैं। और अब आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान चेंज पाकिस्तान मिलेगा। अगला आने वाला साल शायद आप लोगों को भी शिकायत करने का मौका कम मिलेगा, क्योंकि अब असल मायनों में मैं देखता हूँ हमारा बजट जो होगा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा। इसमें हर एक के लिए अच्छी खबर मिलेगी आपको, और बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ती भी मिलेगी। इसके अलावा लोगों के जो जॉब है, जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा होगी। जिस तरीके से प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये साल पाकिस्तान का पिछले 2 साल से बहुत बेहतर साल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये असल में मैं अकील करीम रेड्डी साहब से बार बार इसलिए राय लेता हूँ, उनका तर्जा लेता हूँ कि बार बार जो भी सूरत हाल ग्राउंड पर होती है, इनकी बातें चंद माह के बाद, कुछ सालों के बाद सही साबित होती है। उन्होंने प्रोजेक्ट का जिक्र किया। मेरे साथ इस वक्त आबाद के साबिक चेयरमैन जुनेद तालू साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। जी। कंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। पूरे पाकिस्तान में जो काम हो रहा है और पाकिस्तान के माशी हब कराची में जो काम हो रहा है, एक जैसा है, सुकून है काम करने में, फ़ायदा होगा? एक चीज़ ये बताइएगा। दूसरा, इस बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बजट से सबसे पहले हम बजट पे बात कर लेते हैं। बजट से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें रखी इसलिए जा रही हैं कि काफ़ी चीज़ें जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे बेहतर करना चाहती है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने काफ़ी बेहतर पैकेज दिया है। जब उन्होंने इतना बेहतर पैकेज दिया है तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, जिस इंडस्ट्री से 72 इंडस्ट्रियाँ मोरलेस चलती हैं, और उस 72 इंडस्ट्री से रेवेन्यू अलग जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट अलग जनरेट होता है, तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए इनको बजट के अंदर कुछ चीज़ें, अगर हम खाली इस इंडस्ट्री पे बात करें तो जैसे आज नहीं, ऐसा नहीं है, टैक्स लेना चाहिए, टैक्स को भी बेहतर करना चाहिए, लेकिन कम से कम जो मटीरियल मेजर है, देखिए इसके अंदर 2 मेजर हैं, एक स्टील है और एक सीमेंट है। स्टील के अंदर आज स्टील का रेट जो है 1,45,000 रुपये या 42,000 रुपये टन हो गया है। सारी बातें, ये कॉस्ट बढ़ती है तो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम हो या हमें अफोर्डेबल बनाने हो या एक प्राइवेट बिल्डर को बनाने हो, वो कॉस्ट को मैच नहीं कर सकता है। सीमेंट भी ज़्यादा है, नहीं मैच कर सकता है। एक वक्त आरडी और एआरडी लगी थी स्टील पे, उसकी वजूहत ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में स्टील बहुत कम हो गया था प्राइस, तो लोकल इंडस्ट्री को सर्वाइवल देने के लिए उस पे आरडी और एआरडी लगाई थी। आज गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बजट में वो आरडी और एआरडी को हटाए। अगर वो हटाएगा तो उससे लोकल इंडस्ट्री, क्योंकि आज लोकल इंडस्ट्री रेट बहुत अच्छा है और इंटरनेशनल भी रेट हाई चला गया है, तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से स्टील में, और फिर इसको कंट्रोल भी करने की एक पॉलिसी और एक सही यूनिट या कमेटी बनाई जाए। इसी तरह मैं एक न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ, हम बात करेंगे और वो जो एविएशन से मुतालिक मामला है उस पर भी बात करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। बजट आ रहा है, बजट एक त्यौहार है, एक रस्म है। यह वाकई आवाम को कोई रिलीफ देगा, ताजरों को रिलीफ देगा। ताजरों के बहुत बड़े मसाइल हैं कोविड की वजह से, बड़े नुकसान में। अतीक मीर साहब ताजर रहनुमा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी वालेकुम सलाम। मीर साहब, ये बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या आप समझते हैं, क्या बजट में आपकी तजावीज़ हैं कि ये होना चाहिए, जो नुकसानात हैं ताजरों के वो पूरे हो जाएंगे या बेहतरी की तरफ जाएंगे? फैसल भाई, हम समझते हैं कि बजट ने जहाँ ताजरों को हिला के रख दिया, वहाँ हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। हुकूमत
डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ज़्यादा इस वक्त इंहिसार कर रही है। और देखिए रिलीफ हमारे लिए तो हुकूमत से हमने क्या मांगना है, लफ्ज़ रिलीफ और बजट दो मुतजाद चीज़ें हैं, ये बात ये तय है, इसमें कोई मफरूज़े वाली बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है जी। हम पर वो बोझ हटा लिया जाए जो गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं, जो गैर ज़रूरी लाइबिलिटीज़ हैं, जिसमें मैं देखता हूँ कि सेल्स टैक्स की एक तलवार है, वो कम से कम एक ख़ास तबका जो एक सतह से नीचे ताजिर हैं उन्हें रिलैक्स देना चाहिए, नए टैक्स नहीं लगाने चाहिए। इसी तरह एक टैक्स एक कल्चर उसको फ़रोग़ देना चाहिए, लोग अपनी इस्तात में अपनी इस्तेदाद में रहकर जो टैक्स दे सकें। बजट में देखिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि अब पूरे साल जो हमने या इस हुकूमत के आने के बाद जो बदतरीन सूरत हाल हमने देखी वो महंगाई की है। हमारा मुलाजिम, हम खुद अवाम एक ही हर तरफ उसमें रिलीफ महंगाई के हवाले से रिलीफ होना चाहिए, और वो महंगाई है, रिलीफ होना चाहिए। हुकूमत ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे अभी आप AKD से बात कर रहे थे कि इंपोर्ट में ऐसी चीज़ों पे बंदिश लगा दी गई। तो आपकी तजवीज़ ये है कि टैक्स जो है, सेल्स टैक्स जो है वो गैर ज़रूरी ना लिया जाए, नए टैक्स ना लगाए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आतिक मीर साहब। स्टोरी प्रोग्राम के अंदर एक स्टोरी और शामिल करना चाहता हूँ। एयरपोर्ट के साथ एक जिना एवेन्यू है जहाँ पर लोग मुसलसल ये बात कह रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ हाई राइज क्यों हैं और सिविल एविएशन ने क्यों इनको परमिशन दी, और ये परमिशन देने के बाद उस एरिया के अंदर जो ख़तरात हो सकते हैं वो ख़तरात बढ़ जाएंगे। एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद मेरे पास माहिरीन मौजूद हैं कि आखिर ये परमिशन वाकई दी जानी चाहिए थी या नहीं। लेकिन उससे पहले देखें ये रिपोर्ट। सवाल ये है कि क्या सिविल एविएशन के जो लॉज हैं और दुनिया भर में जो एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द आपने बुलंद इमारतें देखी हैं, क्या ये जो जिना एवेन्यू के गिर्द इमारतें बन रही हैं इनका कानून और ज़ाब्ता इंटरनेशनली जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से मुख्तलिफ है? इरशाद संजरानी जो हमारे एविएशन के करस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। इरशाद, आपको क्या लगता है यहाँ पर गड़बड़ क्या है? बिल्कुल फैसल साहब, 24 मई से इस हवाले से इस स्टोरी पर मैंने काम किया था और बाकायदा कई मरतबा मैं जो सिविलेशन हेडक्वार्टर में गया हूँ और जहाँ पे अतराफ़ जो आबादी बनी हुई है, क्योंकि PIA का जो एयर क्रैश हुआ था उसके बाद कई सवालात खड़े हुए थे और एक तहकीकात भी हुई है। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो कि हुकूमत की तरफ से तहकीकाती टीम बनाई गई है और फ्रांसीसी टीम की जो माहिरीन आई थी, मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो एयरपोर्ट के बिल्कुल रोड अगर आप क्रॉस करें और बिल्कुल रनवे के साथ ही सैकड़ों रेस्टोरेंट है, यहाँ पर परिंदे आते हैं, बर्ड्स हिट होते हैं, साथ साथ बड़ी बड़ी इमारतें, हाई राइज बिल्डिंग बन गई हैं, तो ये एक बड़ा फ्लाइट सेफ्टी हैज़र्ड है। AIB के माहिरीन जो ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये जो हाई राइज की बिल्डिंग किसकी इजाज़त बनी, परमिशन सिविल एविएशन ने ही, इरशाद ये परमिशंस जो हैं बिल्डिंगों के बनने की सिविल एविएशन ने ही दी हैं और मुतल्लिका इदारों ने दी हैं। मैं इदारों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये परमिशंस दी हैं, ली हैं, तभी बिल्डिंग बन रही है ना। बिल्कुल फैसल साहब, इस हवाले से जो अच्छा चलें, बस मैं आपको एक मिनट रोकता हूँ। मेरे साथ इस वक्त आबाद के साबिक चेयरमैन हैं, बहुत बिल्डिंगें इनकी बन रही हैं, बड़े बिल्डिंग के सारे मामलों को जानते हैं, जुनैद तालू साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे पहले भी बात हो रही थी, ये मिल जाती है परमिशन? एक्चुअली देखें, परमिशन तो लीगल चीज़ों को देखते हुए हर जगह की मिलनी चाहिए, हर बिजनेसमैन को हर चीज़ की परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन परमिशन ऐसे नहीं मिलती है। परमिशन सिविल एविएशन जो है, देखिए जैसे आपने खुद कहा एक पॉइंट कि दुनिया के अंदर ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई राइज मैंने खुद देखी, मैं हैरान हूँ, लेकिन यहाँ बनाने पे शोर मच रहा है, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास थोड़ा सा एजुकेट होना है, हमें समझना है, हमें अवेयरनेस देनी है। देखिए फनल एरिया होता है, फनल एरिया के अलावा एयर जोन जो एरिया होता है, अगर उससे बिल्कुल करीब भी है और उसके अंदर नहीं आ रही है तो एक हाइट का एक क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक हाइट मिलती है। अच्छा, अब ये हाइट तो खाली एयरपोर्ट के करीब नहीं है, आप जिना एवेन्यू की पूरी बात कर रहे हैं, इसके अलावा 15 किलोमीटर के रेडियस में भी आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको हाइट लेनी पड़ती है और उसकी NOC के बगैर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपको बिल्डिंग बनाने की NOC नहीं देती है। तो इस एरिया में जितनी भी जिना एवेन्यू के एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इन सब के पास
परमिशन है? मैं समझता हूँ सिविल एविएशन का इदारा इस हवाले से, और एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, क्योंकि वहाँ से भी एनओसी, इस हवाले से बहुत ही जिम्मेदारी का काम रखता होगा। हम उसको इस तरह से डिस्कस, आबाद यानी कि मुतमईन है, हम ये मुतमईन। अच्छा, मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। ये इमरान असलम खान साहब हैं, एविएशन के एक्सपर्ट हैं, एयरफोर्स से पहले ताल्लुक रहा है, फ्लाइंग स्कूल भी चला रहे हैं, बुनियादी तमाम चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम फैसल। अच्छा, अब ये एविएशन के लॉज क्या कहते हैं, परमिशन कैसे मिली, वहाँ के लोग बेचैन हैं, क्या आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंगें वहाँ बन रही हैं वो कानूनी तौर पर ठीक हैं या कोई गड़बड़ सी नज़र आती है? मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि लोगों के इतने ज़्यादा एकदम क्यों खड़े हो गए हैं कि एनओसी मिल रहे हैं, बिल्डिंगें सही बन रही हैं, उनकी हाइट सही है, उनकी हाइट सही नहीं है। अगर थोड़ा सा इसको हम बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखते हैं कि PK 8303 का क्रैश होता है, उसके बाद हमें पता लगता है कि देयर वाज करप्शन इन सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो जब एक दफ़ा एक चीज़ स्टैब्लिश हो जाती है कि कहीं पे करप्शन है, तो उसके बाद लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स जो हैं वो आना एक नेचुरल सी बात है। लेकिन इसके सिलसिले में जो एनओसी चाहिए होता है फॉर कंस्ट्रक्शन, या इसको हम ऑब्स्टिकल्स कहते हैं फ्लाइंग की टर्म्स में, तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि एक ऐसा चेन बना हुआ है कि जिसमें सिविल एविएशन उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद वो एयर हेडक्वार्टर में जाता है, एयर हेडक्वार्टर जो है वो फर्दर उसको इवेलुएट करने के बाद एनओसी इशू करता है। यहाँ पे अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अशरफ तालू साहब मौजूद हैं और वो आबाद को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो उनकी नॉलेज में भी डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी और हम कंसर्न को इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं कि आया एनओसी इश्यूज हुए या नहीं हुए, और अगर हुए तो वो किस हाइट के लिए हुए, और उससे ज़्यादा हाइट तो वहाँ पे नहीं मतलब तामीरात कर ली गई। तो ये चीज़ जो है हम उसको इस तरीके से सिर्फ एड्रेस कर सकते हैं कि इसके सिलसिले में सिविल एविएशन एक आपने सवाल उठाया कि करप्शन वाला मामला सिविल एविएशन के हवाले से, इस स्टोरी पे हमने कई दफ़ा रब्ता किया। इरशाद संजरानी है कि आपने किन किन लोगों से सिविल एविएशन में रब्ता किया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से क्या है? बिल्कुल फैसल साहब, एक साफ़ी यही चाहता है कि अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहे हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का लाजमी आप मौक़िफ़ लें। किन किन से आपकी बात हुई? बिल्कुल 216 घंटे और 9 दिन हो चुके हैं। मैंने DG सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तज़ा को 5 सवालनामे भेजे, डिप्टी DG रेगुलेटरी जो नादिर शफी डार को मैंने सवालनामे भेजे। उन्होंने कहा कि बस अभी हम आपको देते हैं, लेकिन 216 घंटे और 9 दिन गुजर चुके हैं, उनका अभी भी जवाब नहीं आया। गुज़िश्ता रात उनका बस आपको हम दे देते हैं। सवाल क्या भेजे आपने? सवाल फैसल साहब 5 सवाल थे, जिसमें सबसे पहला सवाल इसी एनओसी के हवाले था। हाउ मेनी एनओसीज, कितनी एनओसीज कराची में हाइट क्लियरेंस के हवाले से दी गई हैं, जो सिविल एविएशन का डायरेक्टोरेट एरोस्पेस और एरोड्रोम ने जो 2020 और 2021 में। दूसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान भर में जो एयरपोर्ट्स के अतराफ, क्योंकि वही डार जो इनका जो रेगुलेटरी विंग है वो देता है, आप उनका भी जवाब दें कितने पाकिस्तान में दिए गए। इसके अलावा तीसरा जो सवाल मैंने DG सिविल एविएशन और तर्जुमान सिविल एविएशन और डार का जो डायरेक्टर हैं जुबैर गाजी, उनको भेजे और अब तक जवाब नहीं आया। उनको तीसरा सवाल ये भेजा कि अगर भाई जो एयरपोर्ट रनवे और उसके अतराफ जो रेस्टोरेंट्स हैं और हाई राइज जो बिल्डिंग बन रही हैं, क्या उन्होंने एनओसी लिए, और अगर एनओसी लिए किस साल में लिए हैं, और क्या ये गैर कानूनी नहीं है। 3 किलोमीटर के रेडियस में इंटरनेशनल सिविल एविएशन का कानून भी कहता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लाइट सेफ्टी हैजर्ड है। चौथा सवाल जो मैंने उनका जो भेजा कि हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत हाल ही में एयर क्रैश जो PK 8303 के बाद 25 जो फरवरी 2021 को नया जो है हाइट क्लियरेंस के हवाले से जो SRO जारी किया है। मैंने उनको कहा कि क्या इस नए SRO के बाद जो पुरानी तमाम एनओसीज नल एंड वाइड हो गई हैं, दोबारा एनओसी, उसका भी कोई जवाब नहीं। पांचवा और आखिरी जो सवाल उनसे मैंने पूछा है, जो डिस्टेंस होना चाहिए एयरपोर्ट रेडियस से, जो नेशनल जो एयरफील्ड क्लियरेंस पॉलिसी है, उस पॉलिसी है उसके तहत, और ICAO के रूल्स और सिविल एविएशन के रूल्स 68 क्या कहते हैं कि जो फनल एरिया और जो एयरपोर्ट का रनवे, कराची एयरपोर्ट का जो रनवे 12,000 मीटर पर जो है उस पर है, तो उनका भी उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि DG सिविल एविएशन, चले आपने 5 सवाल भेजे, ठीक किया, वो प्रोसेस पूरा किया। सिविल एविएशन के हुक्काम किसी वक्त भी अपना नुक्ता नज़र, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। अच्छा जुनैद तालू साहब, मुझे तो बज़ाहिर ये जो पूरा डायग्राम है, जिस तरह से इमरान असलम साहब भी कह रहे हैं, और जो इलाका भी नज़र आ रहा है, उसमें पैनिक गैर ज़रूरी नज़र आ रही है। अगर एक इदारा परमिशन दे रहा है सिविल एविएशन, फिर और अहम इदारे परमिशन दे रहे हैं और बिल्डिंग बन रही हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ आबाद को नज़र आती है कि ये चीज़ गलत है और आबाद चाहेगा कि नहीं भाई ये नहीं बन सकती, क्योंकि आबाद एक जिम्मेदार इदारा है,
वो रोक सकता है कि भाई ये इसमें कोई हादसा नहीं हो, अभी एक हादसा हुआ था, ऐसी कोई चीज़ हम नहीं बनने देंगे और हम जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है और कहीं पे इस तरह के अगर पैसे चल के ली जा रही हैं तो उसके ऊपर रुकावट डालेंगे। देखिए, आबाद ज़रूर ये चाहेगा कि वहाँ पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखिए, आबाद का मेंबर वही है जो लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो आबाद से बिल्डर लाइसेंस लेता है, आबाद की मेंबरशिप लेता है, फिर बिल्डर लाइसेंस लेता है और फिर तमाम 18 एनओसीज, हम लोग 18 एनओसीज लेके आबाद के बिल्डिंग बनाते हैं। हम पहला प्लॉट खरीदते हैं, वहाँ से एनओसी लेते और आखिरी एनओसी हम एनओसी फॉर सेल लेते हैं। तो हम 18 एनओसीज लेते हैं और हमारा मेंबर लेता है। इस इलाके के अंदर सारी बिल्डिंगें जो हैं उनके पास 18 जनाब बिल्कुल जी तमाम एनओसीज होंगी। देखिए, एनओसीज के अलावा अगर कोई इलीगल बन रही है तो आबाद उसके साथ नहीं है और हम इदारे को भी कहेंगे कि उस इलीगल को रोका जाए। दूसरा जो ये हजर्ट है, इसको रोकने के लिए देखिए एक एनवायरनमेंट होता है, उसकी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट, अच्छा इसके अंदर भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की भी एनओसी होती है अब हमारे बिल्डिंग में। और इसके अलावा जो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे परिंदे हैं, मैं इमरान साहब से उनका पॉइंट लेता हूँ। इमरान साहब, अगर सारी एनओसीज मौजूद हैं और एयरपोर्ट एक सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे हादसा, अभी रिसेंट पिछले साल हादसा हुआ है और वो जिस तरह से छत के ऊपर आके जहाज़ गिरा और फिर शहीद हो गए, इतने सारे कीमती जाने ज़ाया हो गई, इसमें क्या किया जाए? ऐसा क्या हो? बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट भी हैं जिसके इर्द गिर्द कोई इमारत नहीं है। दुबई का एयरपोर्ट ले, कोई इमारत नहीं है। इस्तांबुल का एयरपोर्ट ले, दूर दूर तक कोई इमारत नहीं, वो शहर से भी दूर है ज़रा। लेकिन बहरहाल कोई रास्ता आपको नज़र आता है कि कहीं पे गलती नज़र आ रही हो एविएशन की, या बिल्डर्स जो है उन्होंने चालाकी दिखा दी हो? इस तरह से हम चीज़ों को एड्रेस नहीं कर सकते कि हम स्पेकुलेशंस के ऊपर किसी को भी ब्लेम करना शुरू करें। सही बात है। एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन इसके लिए है फैसल कि हम सिविल एविएशन इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन इशू करें कि उसने किन लोगों को किस साइट के लिए एनओसीज इशू किए हैं। उसके बाद सिविल एविएशन का जो एक एयर नेविगेशन ऑर्डर है 004 डार का, उसके हिसाब से उनके पास पूरी अथॉरिटी है एंड इट इज़ अ बाय लॉ। वो जाके उसको चेक कर सकते हैं, उसका थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करा सकते हैं कि जिस साइट के एनओसी इशू हुए थे या कोई अगर बिल्डिंग बनी है उसको एनओसी इशू हुआ भी है या नहीं इशू हुआ है, तो वो 1960 सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस के तहत जो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें 6 महीने कैद से लेके और 1 लाख रुपए जुर्माने तक की सजाएं हैं। पूरा सिस्टम एग्जिस्ट करता है और 1960 से एग्जिस्ट करता है। उसका एक फॉरेंसिक ऑडिट कर लिया जाए, उसमें किसी थर्ड पार्टी को या FIA को इन्वॉल्व कर लिया जाए कि जो उस चीज़ को एक दफ़ा क्लैरिफाई कर दें। उससे ये होगा कि ना सिर्फ ये कि हमारे तमाम पाकिस्तानियों के बल्कि बाकी भी इंटरनेशनल जितने भी कंसर्न्स हैं लोगों के, वो एड्रेस हो जाएंगे। अच्छा इरशाद, आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जो इबाम खड़ा हुआ, मेरा ख्याल है पैनिक भी इस वजह से हुआ, वहाँ के लोग भी इस वजह से सवाल उठा रहे हैं कि जो रिसेंट हादसा हुआ था PIA की फ़्लाइट जो वहाँ पे हार हुई, उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक नया कोई ऑर्डर निकाला, उसके बाद ये सवाल खड़े हुए। उस ऑर्डर में क्या कहा गया है, क्या है वो ऑर्डर? बिल्कुल फैसल साहब, वो 25 फरवरी 2021 को जो एविएशन डिवीज़न की तरफ से जारी किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें तो ये तक लिखा हुआ है कि नो बडी कैन इरेक्ट, एक कोई टावर या उसके सामने गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता, जो कि बिल्कुल रनवे के सामने, और वहाँ पर तो आप जो दरख्त तक लगा सकते। और जो सिविल एविएशन के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सोर्सेज कहते हैं कि बिल्कुल एक फ़्लाइट सेफ्टी हैज़र्ड है। और जो नया SRO जारी हुआ है उसके तहत भी यही है कि एक नया इन्होंने फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड भी इसमें कायम किया, जिसमें मुख्तलिफ जो वजारतें, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री और दीगर जो टेलीकॉम जो अथॉरिटी है वो भी अब इसका हिस्सा होगी। तो एक नई एक चीज़ सामने आई है, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड सामने आया। अच्छा चले पॉइंट आ गया। अब इमरान साहब, मैं आपसे पहले चाहूँगा कि इस ऑर्डर का आपको इल्म है और उसकी खिलाफ वर्जी तो नज़र नहीं आ रही? बिल्कुल भी कहीं पे कोई खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आ रही है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम जाहिर है कि फुटा लेके तो जाके वो नाप नहीं सकते कि कितने हाइट पे किसने क्या चीज़ बना ली है। अब फर्ज करेंगे वहाँ पे अगर 50 मीटर्स की या 50 फीट की एक हाइट की क्लियरेंस इशू हुई हुई है और अगर वहाँ पे वो 51 भी है तो वो उसकी खिलाफ वर्जी है। उसके लिए सिर्फ एक ही सूरत हाल है कि जिससे हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। चंद सेकंड बाकी रह गए। आबाद का एक दफ़ा फिर मैं वर्जन लेना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी खिलाफ वर्जी हो तो आबाद खुद अपने मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन लेता है? जी, आबाद हमेशा अपने मेंबर के खिलाफ अगर कोई खिलाफ वर्जी हो तो लेता है। और जैसे इन्होंने कहा कि किसी को परमिशन मिली है और अगर वो उससे ऊपर जा रहा है तो उसको बिल्कुल चेक भी करना चाहिए और रोकना भी चाहिए, और आबाद भी उसके खिलाफ एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद तालुक साहब, बहुत बहुत असलम साहब।
इरशाद संजरानी साहब, इस स्टोरी के पीछे लगे रहिए और सिविल एविएशन की अथॉरिटी को मैं दावत भी देता हूँ प्रोग्राम के ज़रिए, चैनल के ज़रिए भी, कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। प्रोग्राम ही ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।